बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ के लब आज़ाद हैं। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के ऊपर। ऑटिज़म एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ग्लोबली करता है, लेकिन मायूसी की बात यह है कि उसको वैसे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को नहीं है, लोग डरते हैं, छुपते हैं और उनको पता ही नहीं है कि इसको हमने डील किस तरह करना है। अगर कोई भी बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है पैदा उनके घर के अंदर या उसको वो डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है, तो ये बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि फंस जाते हैं इसके अंदर। उनको नहीं समझ में आता कि हमने ज़िंदगी में आगे क्या करना है। आज इस सब के बारे में अवेयरनेस के लिए, सो दैट पीपल नो एज टू हाउ टू कोप विद इट, हाउ टू डील विद इट, व्हाट मेजर्स टू अडॉप्ट, डिस्कस करने के लिए मैंने एक बड़ी स्पेशल खातून को बुलाया। आई कॉल हर स्पेशल बिकॉज शी इज़ अ स्पेशल लेडी, मतलब कह लें वंडर वुमन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शी हैज़ माशाल्लाह सन हसन, ही इज़ 11 years old और 11 साल ही उनकी स्ट्रगल है जो कि उन्होंने उसको लेके चली हैं। उसको प्राउडली उन्होंने ओन किया है और अब ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो इसको लिए अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स कर रही हैं, काम कर रही हैं। और मतलब शी इज़ एन ऑटिज़म इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट। उनकी अपनी एक स्टार ऑटिज़म के नाम से एक कंसल्टेंसी की फर्म भी है जिसको वो लेके चल रही हैं। उनसे बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे सारी इशूज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, लुबना खावर इज़ ओवर हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड। हम उनसे जानते हैं कि स्टोरी उनकी आगाज़ कैसे हुई। I'll start by asking a very simple question. When was the first time that you heard the word autism in your life? जब हसन को नया जब पता लगा मुझे कि उन्होंने जब पहली दफ़ा बताया कि ऑटिज़म है, तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो लफ्ज़ सुना था। मुझे अवेयरनेस थी कि स्पेशल नीड्स या बच्चे होते हैं, लेकिन ऑटिज़म का लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना था। उस वक्त 2 साल 3 महीने का था उस टाइम। अच्छा, 2 साल 3 महीने का था जिस टाइम आपको पहली दफ़ा किसी स्पेशलिस्ट ने, फिजिशियन ने, डॉक्टर ने, प्रोफेशनल ने बताया कि ऑटिज़म है। एग्जैक्टली। उससे पहले नहीं था? बिल्कुल नहीं आइडिया था। अच्छा, और यूजुअली जो कि एक आता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हम वही करेंगे, सिम्टम्स से आते हैं। व्हाट वर द सिम्टम्स जिनको आपको देख के रियलाइज़ हुआ कि शायद परहैप्स कि देयर इज समथिंग डिफरेंट? जब आपका पहला बच्चा होता है ना, उस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि माइलस्टोन्स की और चीज़ों की। तो बेसिकली मैं अपने डॉक्टर से पूछती थी, पीडियाट्रिशियन के पास जब जाते थे, कि ये यानी कि ये बुक नहीं पढ़ रहा जो 6 to 9 months की, उसको ये देख नहीं रहा। तो वो कहते थे कि नहीं, ये जो है खुद ब खुद कैचअप कर देगा। अब हसन की थोड़ी सी स्टोरी पे आते हैं। ही वॉज बॉर्न विद कंजेनिटल क्लब फीट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे के पैर और टांगे अंदर की तरफ कर्ल्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। और फिर इसकी नॉन सर्जिकल जो है ना, वो इसका ट्रीटमेंट चलता रहा 9 months तक। 9 महीने का था तो इसका एक मिस हैंडल्ड केस हुआ था जिसकी वजह से इसको 3 मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा। तो वो जो प्रोसेस था ना, लाइक ये मिस हैंडल्ड केस था, उसके प्लास्टर को काटते हुए जो इसके ऑर्थोपेडिक थे उन्होंने साथ साथ इसके काफ मसल्स पैर से लेकर ऊपर तक प्लास्टर के ऊपर से वो भी कट कर दिए थे साथ। और जिसकी वजह से फिर इसके 3 सर्जरीज़, मेजर सर्जरीज़ 1 साल की एज में इसकी हुई। 9 यूँ समझिए कि 10% उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी है कभी चल पाएगा, लेकिन हमने वो 10% उम्मीद पे कायम रहे। हाँ, 10% जो उम्मीद थी उस पर हम कायम रहे। और जब सर्जरीज़ हुई, मतलब हमारा फोकस कभी ऑटिज़म पे गया ही नहीं। हम लोग यही समझते रहे क्योंकि इसके ये सारे सर्जरी से गुजर रहे, तो इस वजह से ये थोड़ी इसकी डेवलपमेंट जो है ना, वो स्लो है, थोड़ा सा खामोश है। क्योंकि ये जो इसका मिस हैंडल्ड केस हुआ था ना, जिसमें ये सारी चीज़ों से गुजरा था, एक जागता बच्चा जिसको ना एनेस्थीसिया दिया ना कुछ, उसको एक जानदार बच्चे को आप अगर प्लस्तर काटते हो, उसकी साथ में टांगे भी काट रहे हो, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। वो इतना रोया था कि उसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी रोते रोते। तो वो जो फेजेस थे ना, तो हम यही समझते थे कि शायद उस वजह से है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पीडियाट्रिशियन को जब मैंने कहा ये बोल नहीं रहे, तो कहते नहीं, और लड़के जो ये जो नॉर्मल एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लड़के लेट टॉकर्स होते हैं, ये लेट ब्लूमर्स होते हैं, फिक्र ना करें ये चल पड़ेगा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस नीडेड in the doctors and pediatricians to really understand what is autism,
और अर्ली पेरेंट्स को इसके बारे में थोड़ी सी आगाही हो, ताकि हमें तो पता ही नहीं चला, डॉक्टर ने कहा कि लड़का लेट बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप वैसे वहम कर रहे हो, तो ये चीज़ चलती रही। और फिर नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, आहिस्ता आहिस्ता सर्जरीज़ के बाद, जब इसकी सर्जरीज हुई थी उसके बाद इसके जो माइलस्टोन्स हैं वो वगैरह में मतलब एक महसूस ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा फोकस क्या था, उसकी टांगों पे कि ये चले, सारा फोकस उसके चलने पे था। फिर उसके बाद जब पता लगा इसको ऑटिज़म है, तो हमने इसको एक स्कूल वगैरह भेजा था, स्पेशल स्कूल में। वहाँ पे इसके जो, हमने कभी इसको कभी मारा नहीं, कभी इसके सामने ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं की। तो दैट वाज द टाइम, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैंने जब नोटिस किया एज अ मदर कि इसके अंदर बिहेवियर्स आना शुरू किए, इसने अपने आप को बाजू पे काटना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड हिटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मारना। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये ऑटिज़म के साइन सिम्टम्स में आता है, लेकिन मेरा ना दिल नहीं माना उस चीज़ पे। तो मैंने उसके बैग में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस अंदर डाल के उसको बाहर से स्टिच कर दिया था। तो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग मुझे पता लगा वो तो हसन को बुली कर रहे थे, मार भी रहे थे, उन्होंने लॉक भी कर दिया। तो और वो स्कूल जो स्पेशल स्कूल था, और वो स्कूल जो था वो एक ऑटिज़म के बच्चे की मदर चला रही थी, तो वो आपका एक भरोसा भी डेवलप हो जाता है। तो ये जो इंसिडेंट था ना, ये जो मेरी ज़िंदगी का, मुझे लगता है ये एक लाइफ टर्निंग इवेंट था। इस दिन मुझे इस चीज़ पे मैंने एक फ़ैसला किया कि मैंने बेशक ये पूरी ज़िंदगी घर पे रहे, मैं इसका साथ खुद ही काम करूँगी, अपने आप को ट्रेन करूँगी, एम्पावर करूँगी, लेकिन मैं इसको कभी किसी स्कूल नहीं भेजूँगी मार खाने से, बुली करने से। क्योंकि ये बच्चे, क्योंकि आपको बता नहीं सकते, 70% चिल्ड्रन एज़ पर साइंटिफिक रिसर्च नॉन वर्बल होते हैं। जब एक बच्चा नॉन वर्बल है, वो अपनी बात इशारे से भी आपको नहीं बता रहा, लेकिन महसूस उतना ही कर रहा है जैसे आप और मैं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज के बाद मैं इसको कहीं भेजूँगी नहीं, मैं खुद ही काम। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। अच्छा, मतलब कि इससे तो मुझे ये शायद लग रहा है कि हम कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर। कहते हैं स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, स्पेशल केयर दी जाएगी और समझा जाएगा कि कोई भी अगर बच्चा है जो किसी डिसऑर्डर का शिकार है तो उसको शायद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। लेकिन लाइक यू सेड के मतलब आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स के रिकॉर्डिंग डिवाइस से पता चल रहा है कि किस हद तक बुली किया जा रहा है। बुली मतलब हम आज की टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है, पता चल रहा है कि किस हद तक ये मेंटली और फिज़िकली एक बच्चे को किस हद तक ख़राब कर देती हैं। स्कूल्स के अंदर हैं तो फॉर अ पेरेंट जिनकी और उनकी एक मदर, जो ये भी एक अलग बात मुझे मतलब हैरान की उनकी मदर ही चला रही थी, मतलब अस्टॉनिशिंग, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, कोई माफ़ी भी नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि हमें होम स्कूलिंग को ही जाना है। बिकॉज ये मेरा एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा पड़ा था कि हमें उनको कैसे, मतलब स्कूलिंग का क्या प्रोसेस होगा। तो सो यू थिंक इट्स होम, दे आर टू बी होम स्कूल्ड? देखिए, जब जैसे 2 साल 3 महीने का बच्चा है, ठीक है, नया जब आपको पता लगता है, दैट इज़ नॉट अ टाइम टू पुट द चाइल्ड इन एनी स्कूल। ये तो हमारे दीन में भी है कि 7 साल तक माँ को हुक्म है कि औलाद को दिल से लगा के रखे। तो वो जो तरबियत, वो जो ट्रेनिंग एक माँ कर सकती हैं विद सुपरविजन, विद गाइडेंस, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, वो दुनिया में ना वो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। वो यूँ समझें कि अगर आपको एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा प्रोफेशनल मिल गया है तो उसके साथ मिल के काम करें, माँ भी काम करे, वो स्कूल वाले भी काम करें। अब जैसे अच्छा और बुरा हर एक्सपीरियंस होता है। अब ये भी मुमकिन है कि अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा क्लिनिक, अच्छा स्कूल आपको मिल जाए, लेकिन एक वो जो कहते हैं ना, अंधा भरोसा किसी पे ना करें, क्योंकि हमारे बच्चे बोल नहीं सकते, ये आपको आके बता नहीं सकते, वो अपने बिहेवियर से आपको बताएंगे कि आई एम नॉट हैप्पी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड यू रियलाइज दैट आफ्टर सीइंग कि वो एजिटेटेड रहता था। एग्जैक्टली, एक बच्चा ना गाड़ी से निकलना नहीं चाह रहा, वो कहते हैं क्योंकि काम कराते हैं, क्योंकि आपने इसको फारिग रखा था, आप लोग काम नहीं करते थे, इस वजह से ये बिहेवियर्स आ रहे हैं। अचानक से एक 2 हफ्ते के अंदर कैसे बिहेवियर्स आते हैं कि वो बच्चा अपने आप को काट रहा है। और वो रिकॉर्डिंग में मैंने सुना, वो उसको काटने कहती थी, अपने बाजू आगे करती थी, उसको कहती थी यहाँ काटो। तो ये चीज़, मतलब वही मैं बता रही हूँ, लेट्स लाइक देयर आर गुड प्रोफेशनल्स हु आर हेल्पिंग चिल्ड्रन, बट देयर इज़ अ नीड टू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड रजिस्टर्ड पीपल, लाइक जिनकी यहाँ पाकिस्तान में अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूँ, देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी, देयर आर नो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जिनको पाकिस्तान की हुकूमत, लॉ, उनको कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है,
कोई भी उठ के काम कर सकता है ऑटिज़म के साथ। मतलब अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई, अब तो लोग सर्टिफाइड हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कि पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अच्छा, अगर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या कोई रिप्रेजेंटेटिव इस शो को देख रहा है, इस एपिसोड को देख रहा है, तो आई थिंक लुक इनटू योर ओन कॉन्शियस एंड रियलाइज दैट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नीड टू फुलफिल। मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए जो कि बढ़ें और इस चीज़ का नोटिस लें, बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे स्टेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल for the well-being of its citizens. So you need to come forward and listen to this and see how much goosebumps it's going to give to you. तो शायद आप में एहसास पैदा हो जाए और आप आगे बढ़ के कुछ इसके लिए स्टेप उठा लें। Anyway, okay, मतलब usually the shows are not like this, but this is something जो कि मतलब very different and emotional. At the same time, I want to say कि like मैंने शो के स्टार्ट में कहा था, she is a wonder woman. आई एम प्रिटी श्योर कि शायद आप इस सारी सिचुएशन के अंदर 11 साल तक वो यहाँ पे भी आपके सामने कैमरे के सामने बैठी हैं, प्राउडली एक मुस्कुराहट के साथ अपनी सारी स्टोरी बयान कर रही हैं, सो दैट और लोग रियलाइज़ कर सकें, सीख सकें कि सिम्टम्स क्या होते हैं और अपने शायद उन बच्चे को बेहतर ला सकें। सो मतलब अगर कोई लोग होते तो आई वुड हैव सेड राउंड ऑफ अप्लॉज, लेकिन शायद पूरी दुनिया के आपके दिलों में बचेंगे। जनरल सिम्टम्स बेसिकली सादी ज़बान में कोई एक आम शहरी देख रहा है, उसको नहीं पता ऑटिज़म क्या, उसको बोलना भी नहीं शायद आता, लेकिन उसके बच्चे के अंदर क्या चीज़ें होंगी कि उसको रियलाइज़ होगा कि उनका बच्चा ऑटिज़म से गुजर रहा है। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक के नाम पे रिस्पॉन्ड ना करना। जब आप 1 साल के बच्चे को उसकी पहली सालगिरह को आप फोकस करें, जब आप उसकी पहली सालगिरह कर रहे हैं तो मोस्टली यही देखा जाता है कि वो बच्चे ब्लो नहीं कर रहे होते कैंडल को, आम लोगों की तरह एंजॉय क्लैप नहीं कर रहे होते। अब ये साइंस और सिम्टम्स वेरी करेंगे, हो सकता है कोई बच्चा क्लैप कर भी रहा हो, क्राउड से घबराएंगे, शोर से घबराएंगे, सारे खुश हो रहे हैं, द चाइल्ड इज़ क्राइंग एंड द मेजर सिम्टम इज़ कि वो ब्लो नहीं कर रहे, वो खुश नहीं हो रहे और उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं फील हो रहा होगा बर्थडे का, जो कि आप फर्स्ट बर्थडे का फर्स्ट बर्थडे यूजुअली तो जो अगर एक बच्चा कोई भी, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चे होते हैं 1 साल के, वो इसी तरह क्राउड से घबराएंगे तो थोड़ा ट्रिकी नहीं हो जाएगा तो रियलाइज। ये थोड़ा सा इस तरह है कि मोस्टली लाइक एक होता है बच्चे हैप्पी होते हैं, लाइक व्हेन दे लुक एट द कैंडल्स, दे लुक एट द बलून्स, कोई भी बच्चा खुश हो जाता है। मतलब हम इसको ब्लो करना, स्पेशली ब्लोइंग देखना कि बच्चा कैंडल को ब्लो कर रहा है कि नहीं, और क्राउड से घबराना, ये एक जनरल सिम्टम्स है। नाम पे रिस्पॉन्ड ना करना, आई कांटेक्ट की कमी होना, या तो लैक ऑफ आई कांटेक्ट होगा या फिर बिल्कुल आई कांटेक्ट होगा ही नहीं, अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे। पेरेंट्स के साथ भी, और हर किसी के दूसरा साथ। जैसे बर्थडे पे बच्चे होते हैं, दे गो फ्रॉम वन एक उठा लेते हैं तो दे आर हैप्पी एंड लुकिंग एट द प्रेजेंट्स, ये देख रहे होते हैं खुशी से, वो चीज़ हो सकता है कि ना हो। तो अब जाके नया जो क्राइटेरिया है ना, पहले तो कहते थे कि 3 साल तक इंतज़ार करें डायग्नोसिस का, अब जो नया क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 उसमें वो कहते हैं कि आप 1 ईयर पे साइंस एंड सिम्टम्स देखें, नो नेम रिस्पॉन्डिंग, सेलिब्रेशन ऑफ जो पहली सालगिरह है बच्चे की, उसमें आपको चेंज फील होगा, दे आर नॉट रियली हैप्पी द वे द अदर चिल्ड्रन आर, वो उस चीज़ से घबराएंगे, शोर से घबराएंगे, ज़्यादा टेंट्रम होगा, रोएंगे, क्लोज। ओवरऑल सोशली जो है वो सोशली यस सोशली मतलब वो जेलन नहीं नॉर्मली एग्जैक्टली, सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो इसमें एक वन ऑफ सोशल इंटरेक्शन, नॉन वर्बल, और दूसरा रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। जैसे पहली सालगिरह पे मैं गई थी एक जगह, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, आई वेंट, तो मतलब दिस सीम्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि मुझे सुननी है, लेकिन विल हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं लुबना खावर से ऑटिज़म के ऊपर। इस लुबना अपनी स्टोरी बता रही थी आगे। जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे हैंड फ्लैपिंग का बिहेवियर, तो पहली सालगिरह पे जब वो कुछ बच्चे कैंडल्स देख के, बलून्स देख के खुश तो होंगे, बट एक्साइटमेंट में दे फ्लैप देयर हैंड्स लाइक दिस, साथ में आवाज़ें भी हो सकती है ऊ की, दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दे आर एक्साइटेड, दे विल फ्लैप देयर हैंड्स, दिस इज़ वन ऑफ द साइन। इम्पॉर्टेंट है फ्लैपिंग द हैंड्स, ये just like this, जैसे मैं कर रही हूँ आई विल डू दिस सो दैट पहचान सकें। दूसरा, नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं है, जैसे आप नाम से बुला रहे हो बच्चे को, नाम पे तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन आपने कोई यूट्यूब पे राइम लगाई फेवरेट, या कोई इसको चीज़ हिलाई जो उसको फेवरेट
कोई टॉय है उसकी आवाज़, तो उस पर फ़ौरन से भागते हुए आएंगे. इन स्टिमुलस कोई बन जाएगा उसके साथ They रिस्पॉन्डिंग are होगी. connected with objects and not with human interaction. Like they are more into object interaction. There is a lack of human interaction. ओके वाह. एंड दैट इज़ वाई नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे लेकिन ऑब्जेक्ट पे उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ आईपैड, यूट्यूब, इट्स वन वे कम्युनिकेशन. इस पे वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता आईपैड कि हम उससे बात करें. दैट इज़ वाई दे आर कंसीडर्ड कि ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपनी दुनिया में मगन और गुम होते हैं. इसलिए वो कहते हैं कि आपको अगर इनके साथ काम करना है तो यू हैव टू स्टेप इन टू देयर वर्ल्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैम इन टू योर वर्ल्ड. और ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. आप किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस को किसी स्टैंडर्डाइज टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते. बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. किसी की इंटेलिजेंस की, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाता है, किसी की नॉलेज किस चीज़ में बहुत ज़्यादा होगी. मतलब ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टडी की है, मुझे उसका एहसास है कि मतलब एक इज़ इट रिलेटेड टू माइल्ड ऑटिज्म, बिकॉज ये तो होता है यूजुअली कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं दे आर वेरी मतलब स्पेशल. मैं स्पेशल वो वाला स्पेशल नहीं यूज़ कर रहा जो कि हम जनरली किसी पे तरस खाने के लिए कहते हैं ये स्पेशल चिल्ड्रन. नो, दे आर नॉट स्पेशल, दे आर एक्चुअली स्पेशल बिकॉज दे हैव गिफ्ट्स. मतलब लाइक यू सेड कि किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन वो उनका जो इतनी ज़्यादा जो उनकी मतलब एकेडमिक एबिलिटीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, मतलब हो सकता है कोई भी और चीज़ हो जिसके अंदर वो बहुत एक्सेसिवली सुपर हो, लेकिन उसकी वजह से और नुकसान होता है उनको सोशली जेलन करने के लिए. और ये माइल्ड ऑटिज्म से भी रिलेटेड है. इसके ऊपर भी अगर कुछ आप जो अब पहले एक कॉन्सेप्ट था माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर ऑटिज्म का, अब उन्होंने ये टर्मिनोलॉजीज ख़त्म कर दी हैं. ओके, नाउ दिस से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लाइक इट्स अ मतलब स्पेक्ट्रम. तीन डिफरेंस नहीं है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हाँ, डिसऑर्डर. और द साइंस और सिम्टम्स कुड बी माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर. Now, any child you're diagnosing with autism spectrum disorder. They have removed this category of higher functioning mild autism. इसके अंदर हमारे सिम्टम्स जो है वो माइल्ड, मॉडरेट, जी बिल्कुल extreme बिल्कुल, होंगे. एग्जैक्टली. ओके, ठीक हो गया, गुड इनफ. ये हमारा मतलब एक ये वाला था. और एक और क्वेश्चन है, डज जेंडर प्ले एनी रोल इन इट? मतलब कि अगर कुछ हो कि मेल फीमेल कुछ डिफरेंशिएट होता है या इट्स कॉमन? अब 2020 में जो रेशियो, जो प्रेवलेंस उन्होंने बताई है कि 1 in 45, लाइक कुछ 1 in 45 कह रहे हैं, कुछ 1 in 56 कह रहे हैं कि अब ये रेशियो बढ़ गया है. और 1 in 45 मतलब हर 45 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म के साथ पैदा हो रहा है. और जेंडर का जेंडर में लड़कियों में कम होता है ओके, और लड़कों में ज़्यादा होता है. इसका 1 to 4 की रेशियो है. अच्छा 1 to 4 है, यानी अगर 4 मेल हो रहे हैं यूजुअली 1 in 45 और लड़कियों में आई थिंक 1 in 157. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, लेकिन इसी तरह है. लाइक लड़कियों में कम है और लड़कों में ज़्यादा है. लड़कों में ज़्यादा है. अच्छा, यू सेड a very interesting thing that you have to step into their world to make their world your own. ठीक है, मतलब कि अगर आपको उनकी दुनिया में जाना पड़ेगा, अगर आपको उनसे खुद से इंटरेक्शन करवानी है या अगर आपको उनकी दुनिया को बारे में जांचना है, हाउ डू यू डू दैट? मतलब कि बीइंग अ पेरेंट, अगर कोई पेरेंट है ठीक है और उनका बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो रही है उनको उसके साथ करने के लिए, मतलब कुछ भी बर्ताव या कुछ भी बिहेवियर हो कुछ भी, तो मतलब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. हाउ डू दे गेट क्लोजर टू द पेशेंट? हाउ मच टॉलरेंस डू दे नीड? मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट इन दिस रिगार्ड कि हाउ शुड इट बी टेकन फॉरवर्ड? पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप यानी कि जैसे किसी पेरेंट को पता लगता है ना कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है, तो जैसे वो एक ग्रीफ के प्रोसेस से गुजरते हैं. ग्रीफ, सडन लॉस ऑफ योर चाइल्ड. लाइक आपने सोचा होता है ना कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, मोस्टली सारे, बल्कि हम सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, विल डू दिस, ही विल बिकम अ डॉक्टर. ठीक है, लेकिन वो जब वो चीज़ आपको बताई जाती है ना कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, इट्स लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर. अब बता दिया लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट मौजूद है और ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट. और अब सेकंड स्टेप आता है कि पहले जो आप बात करें ना, जैसे किस तरह वो इंटरेक्ट करें, पहले तो इस ग्रीफ के प्रोसेस को समझना होगा. एंड देन यू हैव टू मेक पीस विद द डायग्नोसिस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इन योर हार्ट कि ठीक है, अल्लाह ने मुझे अब दिया है बच्चा मेरा, तो मैंने अब इसको सपोर्ट कैसे करना है.
तो ये ग्रीफ का जो एक प्रोसेस है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, इसको समझने में हमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन स्टेजेस बता देती हूँ। जैसे पता लगता है ऑटिज़म में, तो आप एक डिनाइल से गुजरते हैं, आप कहते हैं नहीं मेरा बच्चा देखने में बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे अबव एवरेज खूबसूरत बच्चे होते हैं। एंड डिनाइल के बाद देयर इज़ अनदर स्टेज जो आप गिल्ट और ब्लेम में चले जाते हैं। पेरेंट्स दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द डायग्नोसिस। आपको बहुत प्रेशर होता है कि शायद तुम्हारी वजह से हुआ है, शायद तुम्हारी फैमिली में, सो दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर एंड स्टे इन गिल्ट। थर्ड स्टेज है डिप्रेशन, थर्ड स्टेज है बार्गेनिंग का। थर्ड स्टेज है बार्गेनिंग का। अब बार्गेनिंग मीन आप गूगल पे सर्च करना शुरू कर देंगे, आप कहेंगे अच्छा कौन ऑटिज़म, और आपको जितने भी लोग मिलते हैं ना मशहूर जिनके नाम आते हैं, आप सबके पास जाते हो। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम बोलते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम। जो ये बोल दे कि जो आपको नाउम्मीदी दे उससे भी दूर भाग जाएं। जो आपको ये बोले कि ये मैं इसका इलाज करूँगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उससे भी दूर भागें। ठीक का वर्ड is not a right word. It's a disorder and it could be managed and the child can be functional. उसकी एक functional life हम उसको help करके वो एक functional life को lead कर सकता है। लेकिन अगर आप ये बोल देना कि ये लाइलाज है और इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो आप एक नाउम्मीदी दे रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि हम करेंगे, हमारे साथ आप करें तो वी विल मैनेज, हम देखते हैं शायद होता है कि नहीं। उम्मीद देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जहाँ पे नाउम्मीदी है वहाँ पे आधी विल तो आपकी वैसे टूट जाती है। तो लाइक शी सेड कि मतलब मेक श्योर कि जिस भी आप किसी स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर से जो कि आपको बता रहा है कि वो आपको नाउम्मीद ना कर रहा हो, एक नाउम्मीद ना कर रहा हो। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई फॉल्स प्रॉफिट्स वाला इज़ द परफेक्ट वर्ड, कोई भी आपको गलत अगर चीज़ें दे रहे हैं, नॉट टू ब्लेम एनीवन या नॉट टू मतलब कोई भी हवाई में बात ना करना, लेकिन लोग पैसे भी बना सकते हैं, लोगों की और अपने इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, लोगों के अपने नाम हो सकते हैं, पेटी इशूज़ हैं। लेकिन यू नीड टू रियलाइज़ कि जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं उनको आपने फॉलो करना है, बिकॉज मतलब एक्सपीरियंस स्पीक्स मतलब लाउडर एंड ग्रेटर। एनीवे, अच्छा मतलब हमें पहले ग्रीफ से पहले बाहर आना है स्टेज 1, देन हमें गिल्ट ब्लेम से बाहर आना है, बिकॉज अगर दोनों मियाँ बीवी आपस में क्लैश कर जाएं तो बच्चा तो फिर बीच में रहेगा। एग्जैक्टली। फिर डिप्रेशन, फिर क्योंकि आप बार्गेनिंग के बाद जब आपको कोई उम्मीद नहीं दे रहा होता, और उस टाइम पे बार्गेनिंग के स्टेज में ना एक इम्पॉर्टेंट बात है, बार्गेनिंग के स्टेज में हर पेरेंट ये सुनना चाहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं है और वो ठीक हो जाएगा। और जब आपको ये कोई नहीं बोलता तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और डिप्रेशन के बाद का जो स्टेज है एक्सेप्टेंस का स्टेज है। नाउ यू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस ये नहीं है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, मैं घर में बैठ के इसके साथ काम करेंगे। एक्सेप्टेंस ये है कि अगर आप उसको कहीं भी ले जाते हुए आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बच्चा अगर कोई आवाज़ें भी निकाल रहा है जो कि सोसाइटी या माशरे के लिए इनअप्रोप्रिएट हैं, तो सो व्हाट, दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोग नाखून चबाते हैं जब परेशान होते हैं या एंग्शियस होते हैं, कुछ लोग टांग हिला रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। हर एक का एक कोपिंग मैकेनिज्म है। जो हमारे बच्चे थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आवाज़ निकालते हैं या खुश होते हैं, ऊँ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कोपिंग वे, कोपिंग मैकेनिज्म, कि वो अपने आप को काम और रिलैक्स कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे गोल गोल घूम रहे होते हैं, देर कामिंग देमसेल्व्स, क्योंकि अपने ही तरीके से अपना ख्याल रख रहे होते हैं ताकि वो अपने सेंसेस को ना कोऑर्डिनेट कर सकें। अब देर इज़ अनदर, उनको सेंसरी इश्यूज़ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको शोर से, आवाज़ से, लाइट से, ये सारी चीज़ें उनको ट्रिगर करती हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम सुनने में आता है कि टेंट्रम आ गया ओपन स्पेस में, मॉल में, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, लाइटें हैं, क्योंकि वो हो सकता है उस बच्चे को ट्रिगर कर गया हो। तो यहाँ पे हमारे टेंट्रम और मेल्ट डाउन, दोनों टेंट्रम में गोल्ड रिवन होता है कि कोई ना कोई वजह होती है इसकी, कि जैसे ही बच्चे को चीज़ मिल जाती है तो वो टेंट्रम ख़त्म हो जाता है। मेल्ट डाउन इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेल्ट डाउन में बच्चे को कोई भी चीज़ ट्रिगर कर सकती है, जैसे सेंसिटिविटी विद लाइट है, सेंसिटिविटी विद नॉइज़ है, ठीक है, लोगों की आवाज़ें हैं, चीज़ों की आवाज़ें हैं जो बहुत लाउड आवाज़ें हैं, तो उसमें मेल्ट डाउन वो कम्प्लीटली द चाइल्ड इज़ ही इज़ फ्लॉपिंग ऑन द फ्लोर, वो कोई बात नहीं सुन रहे और बस वो रोए जा रहे होते। उस टाइम पे कोई भी चीज़ उनको खामोश नहीं कर रही होती, नथिंग इज़ हेल्पिंग, दिस इज़ अ मेल्ट डाउन, जो कि ऑटिज़म के बच्चों को मेल्ट डाउन आ जाता है। ओके, मतलब और ये हमें इन चीज़ों को रियलाइज़ करना है और सीखते जाना है। मतलब ये एपिसोड तो कुछ भी नहीं है, शायद यहाँ पे महीनों बात कर लें, तो ये हम एपिसोड से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इट्स इम्पॉसिबल कि पूरी आइदर स्टोरी या उसके बारे में पूरी अगर एक्सप्लेनेशन हम कर लें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें
करके उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इफ़ पॉसिबल हम उनको समझ सकें। हमें टेंट्रम और मेल्टडाउन की भी बात की, व्हाट हैपन्स व्हेन दिस अकर्स? अच्छा, अब अगर ये मेल्ट डाउन और टेंट्रम आपके किसी ऐसे जगह पे आ गया जहाँ पे पब्लिक है, तो उस टाइम पे एक जो जनरल रिएक्शन है ना, कुछ लोग तो या तो चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, एक एक और अक्सर रिएक्शन आएगा क्या? सोसाइटी का। अच्छा, एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ, आई वाज इन अ मॉल, अपनी एग्जांपल देती हूँ। तो उस टाइम पे हसन जो है ना, मुझसे अपने आप को छुड़वा के मुझसे दूर भाग रहे थे जब वो छोटा था। तो वहाँ की मैनेजमेंट को लगा ये मेरा बच्चा ही नहीं है, क्योंकि द चाइल्ड इज़ रनिंग अवे फ्रॉम मी, देन दे हैव टू कंफर्म दैट इफ़ ही इज़ माई सन और नॉट, ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम मी। हसन से बात करने की एंड ऑब्वियसली एग्जैक्टली तो और वहाँ पे मतलब इस, और दूसरा ये जो लोगों का जो रवैया होता है ना, वो यही समझ रहे होते हैं कि कोई आपके साथ, कभी कोई ये नहीं कहता कि एवरीथिंग लाइक पास आके आपकी मदद करने का मतलब ये कि आप सिर्फ एम्पथाइज करो। आप वहाँ साइट पे, अच्छे लोग भी हैं आजकल, ऐसा नहीं कि, लेकिन लोग आके देखते हैं कि कितना बदतमीज़ बच्चा है, माँ ने शायद ट्रेनिंग नहीं की, इतना कोई माहौल क्रिएट किया हुआ है, एंड कुछ चीज़ों में द चिल्ड्रन दे स्क्रैच, दे आर वेरी एजिटेटिव विद द एनवायरनमेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल क्या दूँ, छोटी सी एग्जाम्पल के, एक दफ़ा मॉल में मुझे इस तरह का एक बच्चा मिल गया था जो कि बोल नहीं रहा था और वो गुम गया था। तो वहाँ की मैनेजमेंट की कोई, यूँ समझे कि कोई वो नहीं है कि बच्चा गुमने की सूरत में किसने आके देखना है। अब एक इट्स अनदर टॉपिक कि जब बच्चा गुम जाता है तो उसको संभालने वाले लोगों की कोई एक, मेरे ख्याल में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो जाएं और फ़ौरन से, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बड़ा नहीं दी कैजुअल सी जाती। चीज़ है। तो वो बच्ची ने पूरा मेरे बाजू स्क्रैच कर दिए, बट आई वॉज लाइक रिलैक्स एंड काम, लाइक बिकॉज आई न्यू देयर इज सम चैलेंज विद द चाइल्ड, एंड इस टाइम पे आप जितना बच्चे के पास आते हैं बच्चा उतना ही आपसे दूर जाता है। तो ये चीज़ है कि ट्रिगर क्या कर रहा है, इसीलिए पेरेंट्स की अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बच्चा ट्रिगर हो रहा है साउंड से, साउंड सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, तो आपको उनको उस जगह पे नहीं लेके जाना। पहले आपने उनकी वो साउंड सेंसिटिविटी, आपने उनके साथ घर पे काम करना है। अगर बाहर ज़्यादा बिहेवियर्स आ रहे हैं तो स्टार्ट वर्किंग एट होम। जब घर पे वो आपके साथ स्टेबल हो जाता है बिहेवियर, देन यू स्टार्ट टेकिंग देम आउटडोर्स, and then you slowly and gradually with the help of professional you kind of उनको आप फिर दूसरी जगहों पे, सोशल जगहों पे ले जाना शुरू करें। तो इसलिए ना पेरेंट की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा काम ही यही है। आई ट्रैवल फ्रॉम सिटी टू सिटी, मैं माँओं की ट्रेनिंग करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं जो आप सीख नहीं सकते, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को समझो, इसे अंडरस्टैंड करो कि ऑटिज़म है क्या और किस तरह, क्योंकि ये हमारे लिए तो एक आम सी बात है ना, एक पंखा चल रहा है और एक बच्चे का उस पर मेल्ट डाउन हो गया, तो फॉर अस इट्स अ वेरी, कहते पंखे से कैसे मेल्ट डाउन हो सकता है। साउंड सेंसिटिविटी और सेंसरी इश्यूज इस तरह होते हैं कि वो पंखे की आवाज़ आपको एक ट्रैक्टर की आवाज़ जैसे लगती है। ये साउंड सेंसिटिविटी, हाइपो, किसी बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कुछ बच्चों को हाइपो सेंसिटिविटी होती है। अब ये डिफरेंस बिटवीन दिस? अच्छा, हाइपो सेंसिटिविटी की वो आवाज़ कम सुनाई दे रही है, और हाइपर सेंसिटिविटी वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। लाइक देयर दोनों चीज़ें। साउंड सेंसिटिव कई बच्चे होंगे, कई नहीं होंगे, कई लाइट होंगे। एग्जैक्टली वही मैं बता रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि दो बच्चे हैं जो आपको पता लगे ना ऑटिज्म में, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट एंड यूनिक चिल्ड्रन। तभी तो रिसर्चेस जब हो रही हैं तो बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि दो बच्चे मुख्तलिफ हैं। देयर साइन एंड सिम्टम्स, ये जो 3 हमने बताए, जिसमें सोशल इंटरेक्शन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, ये 3 चीज़ें तो मिल सकती हैं, लेकिन जो बिहेवियर्स हैं, जो बाकी चीज़ें, वो मुख्तलिफ होंगी। और वो मतलब हर बच्चे के लिए वेरी करेंगे। हाँ, एवरी चाइल्ड इज़ एन इंडिविजुअल, इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल। जो एक बच्चे के लिए आपने यूज़ किया हो सकता है वो दूसरे बच्चे के लिए इस्तेमाल ना हो सके। दैट इज़ व्हाई द एजुकेशन ऑफ मदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विल हैव टू टेक अनदर ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि हमने सारे इसके सिम्टम्स देखे, कॉजेज़ देखे कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह क्या कुछ इस सिलसिले में हो सकता है। थोड़े से टाइम में जिस हद तक अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है वो करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, दैट इज़ अर्ली इंटरवेंशन। लुबना, मुझे बताएं कि अर्ली इंटरवेंशन से
किस हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज इवेंचुअली अभी तो सारा कुछ सुन के शायद लोगों को लग रहा होगा कि मायूसी ही मायूसी है. व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप शेयर करें कि इट्स नॉट ऑल डार्क, देयर इज ब्राइटनेस एट द एंड ऑफ द टनल. एग्जैक्टली. जैसे मैं थोड़ा सा देखूं कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद जो मिला ना, वो हसन से ही मिला. ना उसको ऑटिज़म डायग्नोज होता, ना उसके साथ वो चैलेंजेस आते, तो शायद मैं काम ना कर रही होती आज उस फील्ड में. तो मैं आई वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिपेंडेंट. ठीक है, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार होती हूँ कि मुझे वो जो हल्का झटका मिला ना, उसने मुझे एक ज़िंदगी का नया रास्ता दिया. ठीक है, तो वो, और अब जो मेरे हसन को मैं उस टाइम पे सपोर्ट नहीं दे पाई ना, यानी कि मुझे सही लोग नहीं मिले जो मेरी हेल्प कर पाते. और इवेंचुअली द गुड थिंग इज़ द मोमेंट जिस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि आई नीड टू कम आउट ऑफ डिनाइल और मुझे इसके साथ ख़ुद काम करना है, तो फिर अल्लाह ने रास्ते भी दिखाए. मैं ऐसे लोगों से भी मिली जिन्होंने मुझे गाइड किया. 2012 से लेकर, हमने 2012 में बाहर से एक ट्रेनर थे जिन्होंने वॉलंटियर किया था. ही इज़ अ बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट. ही वॉलंटियर्ड और वो आए थे पाकिस्तान, और हमने पाकिस्तान के मेन शहरों में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में फ्री ट्रेनिंग्स कराई थी अवेयरनेस के लिए. और आप यकीन करें फ्री क्यों कराई थी? इसलिए कि लोग घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते. फ्री के बावजूद कम लोग आए थे क्योंकि लोग घबराते हैं अपने बच्चों को बाहर निकलने से. एक स्टिग्मा भी है, एक स्टिग्मा अटैच है. बिल्कुल. तो मैं बता रही हूँ अब पाकिस्तान में ना वो एक अवेयरनेस आ गई है, काम हो रहा है, लेकिन फिर वही बात कि रेगुलेटरी कोई बॉडी नहीं है. लॉ में ऑटिज़म है ही नहीं. हमारे पाकिस्तान के लॉ में ऑटिज़म है ही नहीं. जब ऑटिज़म है ही नहीं तो हम उसकी सर्विसेज या उसकी मैनेजमेंट को कैसे देखेंगे? बड़ी शॉकिंग सी रेवलेशन है. एग्जैक्टली. उन्होंने क्या किया हुआ है, दुनिया भर में 13 कैटेगरीज़ हैं, यहाँ हमारे पास 5 कैटेगरीज़ हैं. और वो 5, ऐसा नहीं कि लोग एफर्ट नहीं करें. देयर आर सो मेनी नेम्स इन पाकिस्तान, दे आर डूइंग ऑल देयर एफर्ट्स टू ब्रिंग ऑटिज़म इन द लॉ. बट वही बात है कि लोग, आप पहुंच नहीं सकते ऐसे लोगों तक जो कि लॉ की पॉलिसीज़ बनाते हैं, और आप उन तक पहुंच नहीं सकते. मैंने भी बहुत कोशिशें की, ईमेल्स किया, लेकिन आज तक किसी तक रसाई नहीं हुई. वगैरह का जवाब तो हमारे मुल्क में आता नहीं है, तो बड़ी एक मतलब फैक्ट है. वही बात है, जब लॉ में आएगी ना एक चीज़, जब हुकूमती लॉ में आएगी, यहाँ पे माँ बाप की एनर्जीज, फाइनेंशियल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सारी ड्रेन हो चुकी हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डाल सकें. एग्जाम्पल देती हूँ, ऑटिज़म के जो एक आम स्कूल है ना, उसकी फ़ीस भी 70,000 to 95,000 है अ मंथ. अच्छा, मैं मतलब अब क्या कहें इस बारे में, मतलब ये वाली चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ आती. 70 से 90 हज़ार अगर कोई बेचारा गरीब खानदान में बच्चा आ गया, वो तो एंड पे यही कहेंगे ना, इसको बाहर फेंक दो निकाल के, कर ही कुछ नहीं सकते. ऐसा ही है. और वही वाला पॉइंट अगेन कि क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है, अगेन सारा प्रेशर ब्लेम मैं हुकूमत पे डालूंगा, बिकॉज जब तक लॉ ही कोई नहीं एक चीज़ को मतलब एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए कोई बॉडी नहीं है, तो आप किस तरह उसके बारे में कोई अवेयरनेस या बेहतरी लाने की बात कर सकते हैं. और इसी वजह से मजबूरी है कि बच्चों को घर पे रखना पड़ता है, मजबूरी बन जाती और है. बहुत से सफ़ेद पोस्ट लोग तो मदद भी नहीं मांग सकते कि मेरे बच्चे की ये फ़ीस है, मुझे दे दो. कोई भी नहीं बोलेगा. इसी वजह से मेरी जो कोशिश है, मैं पेरेंट्स से कहती हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ख़ुद से काम करना शुरू करें. मतलब आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है और वो आपका प्यार है. ठीक है, आपके पास बेशक जितनी मर्ज़ी आपके पास इक्विपमेंट हो, थेरेपी मटेरियल हो, लेकिन आपके अगर दिल में प्यार है और आप अपने बच्चे को ये देख के सिखा रहे हो कि मैंने इसकी मदद करी, ना कि मैंने माशरे के लिए इसको तैयार करना है, उनके डर से नहीं, अपने प्यार से उसको आपने उसकी मदद करनी है. खूबसूरत बात है. मुआशरे के डर से आपने एम्पैथी नहीं अपने अंदर लानी, बच्चे के प्यार के लिए लेके आनी है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, आई नो हमें रश करना पड़ रहा है, लेकिन लाइक आई सेड कि देयर इज ब्राइटनेस एट द एंड ऑफ द टनल. फंक्शनल लाइफ गुजारने के लिए समथिंग अबाउट इट, कि मतलब ये सवाल उठता है कि कैन माई चाइल्ड हु इज़ एन ऑटिस्टिक वो एक इवेंचुअली लीड अ फंक्शनल लाइफ. देखिए, अब फंक्शनल लाइफ मेरे लिए ये है कि मेरे बच्चा किसी एक चीज़ में जिसमें वो महारत रखता है, जिसमें उसका टैलेंट है, मैं उसकी हेल्प करूं, साथ उसके फंक्शनल स्किल्स लाइक डेली लिविंग स्किल्स, खाना पीना, नहाना, मुंह धोना, जितने भी रूटीन के फंक्शनल स्किल्स हैं उन पे मेहनत की जाए और साथ में उसके स्किल पे फोकस किया जाए.
यानी कि मेरा ये गोल नहीं है। मैं अपना बोलती हूँ कि मेरा देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत हाई है। एक न्यूयॉर्क में एक बंदा है, उसका नाम स्टीफन है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से, ही इज़ एन ऑटिस्टिक एडल्ट, ही टुक 1 राउंड ऑफ न्यूयॉर्क स्काईलाइन, और एक राउंड के पास उसने पूरी ड्रॉ की स्काईलाइन। एंड नाउ इमेजिन ही इज़ नॉन वर्बल, I don't know if it's non, but now imagine that he is with. This is a story that shows कि how gifted. Exactly, like आप उसकी इंटेलिजेंस को सिर्फ इस चीज़ पे मैयर नहीं कर सकते कि वो बोल नहीं रहे या वो सोशलाइज नहीं कर रहे। सो देर इज़ अ ब्यूटी इफ़ यू लुक एट इट। और अगेन आई फोकस ऑन अर्ली इंटरवेंशन, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को स्क्रीन और तशख़ीस करेंगे उतनी बेटर प्रोग्नोसिस होगी और उतने ही अच्छे से आपके बच्चे की लाइफ फंक्शनल होएगी। अगर हम यही सोचते रहेंगे ना कि ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और जिसने जो बता दिया वैसा ही आपको अल्लाह ताला ने अपनी भी एक समझ सोच दी है। एग्जैक्टली आपको कॉमन सेंस दी है। और आपको मेरा ख्याल है मुआशरे के लिए उसको तैयार नहीं करना, उसके अपनी ज़िंदगी गुजारने की हद तक उसको तैयार करना। एग्जैक्टली मैं नॉर्थ कैरोलिना गई थी, तो वहाँ पे मेरे लिए ज़िंदगी में पहली दफ़ा हैरत वाली बात ये थी कि मुझे उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से चिल्ड्रन विद ऑटिज्म दे आर बीइंग ग्रेजुएटेड। वाओ। वाई? बिकॉज देर इज़ द स्टेट सपोर्ट द चाइल्ड। जिस टाइम पे वो बच्चे की स्क्रीनिंग होती है वहाँ से लेकर जब तक वो बच्चा ज़िंदा है तब तक वो सपोर्ट करती है स्टेट। देर इज़ अ लॉ, जहाँ पे लॉ स्ट्रॉन्ग होगा ना वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जब आप करोगे। सिर्फ लॉ तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सोसाइटीज़ वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट भी हैं। मतलब exactly. वो लोग इस तरह की चीज़ों से जजमेंटल निगाहों से नहीं देखता, जहाँ से हमारा यहाँ पे पहली चीज़ होती है मेरी फूफा, मामा, चाचा, ताया, मेरी खाला, ये लोग यहीं से बातें शुरू हो जाती हैं। क्लोज रिलेटिव्स की मैं बात करूँ तो दूर जाना सोसाइटी तो फिर आपको खाती ही है, वो तो छोड़ती नहीं है। तो मतलब एक ये वाली चीज़ें भी हैं। एक मतलब अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ को भी देखें जो कि हम आती है यूजुअली जाके, मतलब लोग भूलते हैं शायद कि हम एक डिसऑर्डर के अंदर जाके शायद एजुकेशन की कमी है, दम दुरूदों के ऊपर भी लग जाते हैं इसको छोड़ के कि सिर्फ आप जाके यार इसको कोई जिन आ गया है और ये चीज़ आ जाती है। इस तरह के भी एक उनको लोगों के डाउट्स होते हैं जो कि क्लैरिफाई उनको भी किया जाए अगर तो। ऐसा है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में भी जाती हूँ, तो वहाँ पे जब मैं गई मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मैं गई थी बच्चों को देखने, और वहाँ पे जो मुझे लोगों ने ये बोला कि हमें थेरेपी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को तो 3 टाइम का खाना नहीं मिलता। तो उनके और इश्यूज़ हैं, उनको थेरेपी का पता ही नहीं। उनको ये होता है कि क्योंकि अब खाना नहीं मिल रहा, उनका तो और इश्यूज़ हैं, दे डोंट नीड थेरेपी। एंड आई वाज लाइक कि फिर जहाँ पे हम हैं हमें उस चीज़ पे शुक्रगुजार होना चाहिए, और हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इस वक्त रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका प्यार। उसको लेकर आपने आगे फिर कैसे काम करना है बच्चे के साथ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो हमने बात की थी ग्रीफ की, ये सारे प्रोसेस से हर पेरेंट गुजरता है, उससे गुजरना है, कोई ऐसा मुमकिन नहीं कि ना गुजरे। मैं भी गुजरी थी इस चीज़ से। आई ऑल्सो वेंट थ्रू डिनाइल, ऑल द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ कि जो चीज़ें मैंने मिस आउट की, लाइक जो चीज़ों पे उस टाइम पे मेरे बच्चे को सपोर्ट नहीं मिली, अब आई फोकस ऑन स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन। 1 साल का बच्चा, 15 माह का बच्चा, लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दिस चाइल्ड। डोंट थिंक अबाउट ऑटिज़म, लाइक 3 साल में तशख़ीस होगी, डायग्नोसिस होगी, लेकिन उससे पहले काम करें, स्किल्स पे काम करें। पॉइंटिंग नहीं कर रहा उस पर करें, ठीक है। रिसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करें कि उसको लफ्ज़ों चीज़ों की पहचान हो। सो बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फंक्शनल हो और लाइफ एक गुजार सके, तो द चाइल्ड हैज़ ऑल द एबिलिटीज़ टू लीड अ फंक्शनल लाइफ। इट्स यू बेसिकली हु हैज़ टू चेंज। इट्स यू हु हैज़ टू चेंज। और कितनी खूबसूरत, मतलब अगर मैं कहूँ कि इस एपिसोड की एंडिंग हो रही है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती कि दे कैन कम्प्लीटली लीड अ फंक्शनल लाइफ, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट आई मस्ट ऐड ओवर हियर, यू आर नॉट अलोन। लाइक लुबना खावर स्टेटेड ओवर हियर, शी वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस। हर कोई गुजरता है। अगर कोई ग्रीफ है, आपको डिप्रेशन है, अगर आपकी मियाँ बीवी में क्लैश हो रहा है या एनीथिंग रिलेटेड टू इट, यू आर नॉट अलोन एंड इट्स वेरी कॉमन एंड नॉर्मल। सो गेट अप नाउ, रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रियलाइजिंग इट कि आपको यहाँ पे आपके बच्चे को आपके प्यार की ज़रूरत है। इट्स नॉट समथिंग जो कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई आपके साथ किसी गुनाह की सज़ा मिल रही है। आई बिलीव इट्स अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, बिकॉज अल्लाह सिर्फ अपने चोज़न वंस को ही
इस तरह से टेस्ट करता है Exactly. एंड इट्स ब्यूटीफुल। ज़रूर बाकी इवेंचुअली दम, अल्लाह का नाम, नमाज, दुआ ज़रूरी है, ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ उन पीरों फ़कीरों के ऊपर मत रिलाई करें और इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल। विल ट्राई कि किसी और दिन हम इसी एपिसोड को और आगे कर सकें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।